नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा पे। दोस्तों आज है 10 मार्च 2022 और 10 मार्च 2022 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज की इस वीडियो में लेके आ गए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका समय व्यतीत किए हुए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 पे। इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन तकनीकी संचालित व्यवधान के प्रख्यात चेहरों और केंद्रीय मंत्रियों, नीति निर्माताओं और वैश्विक व्यापारिक नेताओं के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए लोगों को एक साथ लाया जाएगा दोस्तों। पिछले संस्करण की मेज़बानी दुबई और UK में की गई थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है आयोजन दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? बजरंग बाण चौधरी, दयानंद वर्मा, धीरू भाई, नारायण भाई पटेल, सौम्या अग्रवाल। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को नियुक्त किया है। उन्हें 7 जून 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और अब उन्हें 12 मार्च 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले TDSAT का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, धीरू भाई नारायण भाई अंबानी। दोस्तों साइड में आपको यहाँ आपकी हेल्प के लिए फ़ोटो भी लगा दिए हैं सबका। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र और मुक्त समाज की दृष्टि से भारत को लगातार दूसरे वर्ष किस वाक्य से संबोधित किया गया है दोस्तों? तो वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र और मुक्त समाज की दृष्टि से भारत को लगातार दूसरे वर्ष आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है। फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल शीर्षक वाली रिपोर्ट में एक US आधारित NGO है जो राजनीतिक अधिकारियों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है। भारत 2022 में 100 में से 66 अंक बनाए थे, 2021 में 67 अंक बनाए थे और भारत 2020 में एक स्वतंत्र देश था जब इसका अंक 71 था दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यानी 2022 में क्या है, आंशिक रूप से मुक्त, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है दोस्तों। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र और मुक्त समाज की दृष्टि से भारत को लगातार दूसरे वर्ष किस वाक्य से संबोधित किया गया है दोस्तों? आंशिक रूप से मुक्त। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग जरूर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वीकृत देश बन गया है? भारत, यूक्रेन, रूस, अमेरिका। तो दोस्तों यहाँ साइड में हम मैप लगा दिए हैं इसका कि कौन सा देश टॉप पे है। तो यहाँ पे आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है रसिया, रूस, यानी कि फर्स्ट पे रूस है, दूसरा ईरान, तीसरा सीरिया है, चौथा नॉर्थ कोरिया, पांचवा वेनेजुला, छठवां म्यांमार और सातवां क्यूबा है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध वॉचलिस्ट साइट कास्टेलम SI के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है दोस्तों। 22 फरवरी 2022 से रूस को 2278 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिसका नेतृत्व अमेरिका और यूरोप देशों ने किया, जिसमें कुल प्रतिबंध 5530 हो गए हैं।
22 फरवरी से पहले देश में 2754 प्रतिबंध लागू थे। दोस्तों थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं कि रूस की राजधानी क्या है दोस्तों। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो, तो व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों। और बात करें वहाँ की करेंसी की, तो वहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, वह है रूसी रूबल। क्या है दोस्तों, रूसी रूबल। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर यानी 311 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है? भारत, ईरान, चीन, अमेरिका। तो दोस्तों भारत की जो स्पेस एजेंसी है वह है इसरो, ईरान की अलग है, चीन की दूसरी है, अमेरिका की है नासा दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी हेल्प देते हैं। जो है ईरान की जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों, वह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस यानी IRGC यानी ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर यानी 311 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है। यह इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा सैन्य उपग्रह है दोस्तों। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी यानी रूस, ईरान। ईरान की स्पेस एजेंसी ने 500 किलोमीटर यानी 311 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है दोस्तों। अगर बात करें ईरान की राजधानी दोस्तों, तो ईरान की जो राजधानी वह है तेहरान और वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, इब्राहिम राइसी। और वहाँ की मुद्रा की बात करें दोस्तों वह है ईरानी रियाल। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन कहाँ पे स्थापित किया गया है दोस्तों? IIT मुंबई, IIT पुणे, IIT रुड़की, IIT वाराणसी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM के दूसरे चरण के तहत IIT रुड़की में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है। परम गंगा की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेंटाफ्लॉस है दोस्तों। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी IIT रुड़की। IIT रुड़की में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन को स्थापित किया गया दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सांस्कृतिक मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प का जश्न मनाने के लिए किसका आयोजन कर रहे हैं? झरोखा, बिहू, अपूर्वा, मंदाकिनी। तो दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस दोस्तों संस्कृत मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय यानी दोस्तों संस्कृत मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला सांस्कृतिक का जश्न मनाने के लिए झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और सांस्कृतिक का संग्रह नामक एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए झरोखा। सांस्कृतिक मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प का जश्न मनाने के लिए झरोखा का आयोजन कर रहे हैं दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान से संबंधित कितनी पहल शुरू की है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान से संबंधित 2 पहल शुरू की है। पहला क्या है दोस्तों, UPI 123 पे, जो फीचर फ़ोन पर UPI भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। और दूसरा जो है दोस्तों वह है डिजी साथी, जो डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी कि 2। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान से संबंधित कितनी पहल शुरू की थी? तो दोस्तों 2। हमारा जो राइट आंसर हुआ है 2। हाल ही में G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जर्मन सरकार ने कहा है कि बहुवैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के निहितार्थ का पता लगाने के लिए G7 कृषि मंत्रियों को एक आभासी बैठक आयोजित करेगी। जर्मनी के खाद्य मंत्री केम जदेमिर के
अनुसार बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीके पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, कौन सा देश आयोजन इसका करेगा, मेज़बानी कौन करेगा? तो जर्मनी है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी जर्मनी है जो G7 कृषि मंत्रियों का आभासी बैठक की मेज़बानी करेगा। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के विश्व धरोहर में कौन सा दो नाम जोड़े गए हैं? यानी भारत के विश्व धरोहर में कौन से वे दो नाम जोड़े गए हैं? महाबलीपुरम स्मारक और मानस है दोस्तों। दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, सूरी बुद्ध के स्मारक, हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है, भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, धौलावीरा और रामपा मंदिर, यानी ये हमारा ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों। तो हम यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए साइड में लिख देते हैं धौलावीरा, धौलावीरा और रामपा मंदिर। रामपा मंदिर है दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, 2041 में जलवायु वल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? एक राष्ट्रीय स्तर शूटर और दिल्ली की रहने वाली एक पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु वल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो मार्च 2022 में आयोजित होने वाली है दोस्तों। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आरुषि वर्मा को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी एक पुस्तिका जारी की है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं और साइड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो लगा हुआ है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं, यही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। तो BE वेयर रूल ऑफ बैंक, बैंक मित्रता, सावधान ग्राहक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने BE वेयर नामक एक पुस्तिका लॉन्च की है, जिसमें धोखेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य तौर तरीके और विभिन्न वित्तीय लेन देन का समय बरती जाने वाली सावधानियां शामिल हैं। इस पुस्तिका का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय लेन देन करते समय भोले भाले ग्राहकों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना है। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? कन्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, किसान पुरस्कार योजना, महिला सखी योजना। तो दोस्तों रायपुर के BTI ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यानी कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल ने 5 हितग्राहिकों को सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपये के चेक वितरित कर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। यानी जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वह है कौशल्या मातृत्व योजना, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में सिक्किम सरकार ने कौन सी योजना की घोषणा की है? आमा योजना, कन्या मातृत्व योजना, सुमंगला योजना, कौशल योजना। तो दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह, यानी कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, प्रेम सिंह है। इनका साइड में फोटो लगा दिए हैं, ये हैं दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही आम योजना गैर काजी माताओं की मदद करने के लिए एक योजना और राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने वाली वाहिनी योजना लागू करेगी। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आमा योजना, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का
दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।